28 साल की एक लड़की जिसकी शादी के 30 रिश्ते टूट चुके हैं, जिसने अपने सभी रिश्तेदारों को मारने के लिए क्यों बंदूक उठा ली। यह कहानी है अर्चना 31 नॉट आउट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मूवी की शुरुआत अर्चना के घर से होती है, जिसके घर आज लड़के का पूरा परिवार उसे देखने आने वाला है। वह पूरी तरह से तैयार हो जाती है, उसके मम्मी पापा भी सभी तैयारियां पूरी कर लड़के वालों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अर्चना के पापा के फ़ोन पर रिंग आती है। अर्चना जब फ़ोन उठाती है तो वह शादी कराने वाले ब्रोकर का फ़ोन होता है। वह बताता है कि लड़के वालों ने आने से मना कर दिया, क्योंकि लड़के वालों का कहना है कि उन्हें 28 साल उम्र की कोई लड़की नहीं देखनी है। अर्चना बाहर आकर देखती है तो उसे स्कूल ले जाने वाली प्राइवेट बस जा चुकी होती है। इस पर अर्चना गुस्सा हो जाती है और ब्रोकर से कहती है कि जब उन्हें नहीं आना था तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, कम से कम मैं स्कूल पढ़ाने चली जाती। अर्चना को लड़के वालों के ना आने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि यह 30वीं बार था जब किसी लड़के वालों ने उसके साथ शादी करने से मना किया था। अर्चना की माँ भी घर की इज्जत बचाने के लिए पड़ोस की एक औरत शांता से कहती है कि उन लोगों ने ही शादी के लिए सामने से मना कर दिया था, इसलिए लड़के वाले नहीं आए। अर्चना स्कूल जाने के लिए अपने गांव के बाहर से दूसरी बस पकड़ती है और अपने स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में हम एक शरारती बच्चे अनु को देखते हैं, जिसने अपने चाचा विष्णु के शॉप की चाबी छुपा दी थी। विष्णु अनु को लेकर क्लासरूम में आता है, जहां पर अर्चना बच्चों को पढ़ा रही होती है। विष्णु अर्चना को देखकर संकोच से क्लास से बाहर चला जाता है। अर्चना शाम को स्कूल से घर बस से वापस जा रही होती है तो बस में उसे एक बूढ़ी आंटी मिलती हैं, जो अर्चना की माँ की फ्रेंड भी होती हैं। वह अर्चना से उसकी शादी के बारे में पूछती हैं और कहती हैं कि 25 साल की उम्र के बाद तो लड़का मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी उम्र तो अब 28 साल हो गई है। अर्चना तब तक अपने गांव के बस स्टॉप पर पहुंच चुकी होती है। बस स्टॉप पर उसे वहां ब्रोकर मिल जाता है। वह अर्चना से कहता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह आपके लिए इससे भी बढ़िया रिश्ता ढूंढ कर लाएगा। अर्चना का एक भाई भी होता है, जो कि उसी गांव की एक लड़की अंजू से प्यार करता है, लेकिन अंजू की माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता है, इसलिए अंजू की माँ उसके लिए दूसरे रिश्ते ढूंढ रही होती है। शाम को फिर ब्रोकर अर्चना के पापा को फ़ोन करता है और कहता है कल फिर से अर्चना को देखने एक लड़का आ रहा है। अगले दिन फिर से वे सारी तैयारी कर लड़के का इंतज़ार करते हैं। इस बार फिर से लड़के वाले नहीं आते हैं। लड़के का वेट करने के चक्कर में अर्चना आज फिर से लेट हो जाती है और आज भी उसकी बस छूट जाती है। अर्चना किसी तरह दूसरी बस से स्कूल पहुंचती है। अर्चना अपने घर की अकेली कमाने वाली होती है और उसी की कमाई से उसके घर का खर्च चलता है। बेटी होकर भी वह घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। घर की सारी जिम्मेदारियां ऐसे ही निभाते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जब अर्चना अपनी क्लास में पढ़ा रही होती है तो एक दूसरी टीचर उससे आकर बताती है कि स्कूल के बहुत से टेम्पररी टीचर को निकाल दिया गया है और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। यह सुनकर अर्चना एकदम शॉक हो जाती है। वह प्रिंसिपल के रूम में जाकर उनसे कहती है कि वह अभी पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रही है और कहती है अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मुझे बहुत सारी फाइनेंशियल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही अकेली हूँ जो घर में कमाती हूँ। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि यह मेरा नहीं, मैनेजमेंट का फैसला है और मैं इसमें चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। दुखी मन से अर्चना कॉलेज से घर आती है तब वह देखती है कि एक लड़के प्रकाश की बहन प्रमिला और उसका हस्बैंड उसे देखने उसके घर पर आए हैं। प्रकाश दुबई की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। शाम को उनके जाने के बाद अर्चना के मम्मी पापा अर्चना से पूछने लगते हैं कि उसे लड़का कैसा लगा, क्या उसे लड़का पसंद है। इस पर अर्चना कहती है कि मैं अभी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। उसी समय उस लड़के प्रकाश का फ़ोन आ जाता है। उससे बात करते हुए अर्चना बहुत ही खुश हो जाती है
और शादी के लिए हाँ भी कर देती है। यह उसकी शादी के लिए आया हुआ 31वां रिश्ता था। इससे पहले उसकी शादी के 30 रिश्ते आ चुके थे और सब ने किसी न किसी बहाने से उसे मना कर दिया था। लेकिन इस 31वीं बार शादी लगभग फिक्स हो जाती है। अप्रैल महीने में दोनों की इंगेजमेंट फिक्स होती है और यह तय होता है कि प्रकाश के दुबई से छुट्टी लेकर आते ही शादी करा दी जाएगी। अर्चना को उसकी नौकरी जाने का कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन वह अभी भी पीसीएस की तैयारी कर रही होती है। कुछ दिन बाद दोनों के परिवार वाले मिलकर दोनों की सगाई की रस्में भी पूरी कर लेते हैं और दोनों के घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अर्चना अपनी की गई सेविंग को निकालकर शादी की तैयारियों में खर्च करना शुरू कर देती है। अर्चना और उसकी फैमिली के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अर्चना का भाई शादी की तैयारियों में लगा होता है। वहीं दूसरी ओर अर्चना और प्रकाश कई बार वीडियो कॉल पर बात करते हैं। अर्चना अपनी सारी सेविंग को शादी की तैयारियों में खर्च कर देती है और फाइनली शादी का दिन भी आ जाता है और उसके घर पर मेहमान और पड़ोस के सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। अगले दिन बारात आने वाली है। मेहमान और सारे पड़ोसी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी अपना अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। अर्चना भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी सेविंग से सभी तरह के खर्च कर रही होती है और 30 रिश्तों के इनकार के बाद फाइनली अर्चना की शादी होने वाली होती है। अर्चना भी मन ही मन बहुत खुश होती है। वह इतनी खुश होती है कि अपने कमरे में अकेले डांस करने लगती है। तभी उसके कमरे में अर्चना का भाई आता है और उससे कहता है कि बाहर एक बूढ़ा आदमी घूम रहा है जिसे वह नहीं जानता और उसने उसे इनविटेशन भी नहीं दिया है। अर्चना बाहर उस आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि आप कौन हो। अर्चना को वह जवाब नहीं देता। अर्चना उस आदमी को अंदर खाना खिलाने के लिए ले जाती है। वह उस आदमी को खाना देने वाली ही होती है कि उसी समय प्रकाश के जीजा का फ़ोन आ जाता है। प्रकाश के जीजा उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। मैंने तुम्हारे पापा को फ़ोन भी किया था पर उनका फ़ोन लग नहीं रहा है। अर्चना उनसे कहती है कि आप मुझे बताइए, मैं उनसे बता दूंगी। तब वह बताता है कि प्रकाश अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ घर से भाग गया है और उसने शादी भी कर ली है। अभी वो पुलिस थाने में है, इसलिए अब कल तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। यह सुनकर अर्चना पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब आगे उसे क्या करना है। एक बार तो अपने पापा के पास जाकर सब कुछ बताने का सोचती है, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज़ होता है कि यह सुनते ही कहीं उसके पापा को हार्ट अटैक ना आ जाए। अगले ही पल अर्चना सोचती है कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि वह इस शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों को जान से मार दे। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। वह बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर कुछ सोचने लगती है, क्योंकि अब तक उसने इस शादी के लिए अपनी सारी सेविंग भी खर्च कर दी थी। वह बहुत दुखी हो जाती है और सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगती है। वह अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती है। तभी उसके कमरे में उसकी माँ आ जाती हैं। वह बहुत खुश होती हैं। अर्चना अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहती है कि कल शादी नहीं हो पाएगी, पर वह उनकी खुशी को देखकर यह बात उनसे नहीं कह पाती। तभी अर्चना की माँ उससे कहती हैं कि कैटरिंग वाले हमसे एडवांस में कुछ पैसे मांग रहे हैं। अर्चना अलमारी से पैसे निकाल कर अपनी माँ को दे देती है। उसकी माँ कमरे से बाहर चली जाती है। अर्चना अपने कमरे में अकेली मायूस बैठी होती है। अर्चना के पापा उसके कमरे में आते हैं और उसे कहते हैं, कल तुम हम सबको छोड़कर अपने घर चली जाओगी। तुम मुझसे अगर कुछ कहना चाहती हो तो बताओ, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। अब अर्चना अपने पापा को कैसे बताती कि कल उसकी शादी नहीं हो पाएगी। अर्चना कुछ भी नहीं कहती तो उसके पापा कहते हैं कि तुम सो जाओ, तुम दुल्हन हो, तुम्हें कल सबसे पहले उठना होगा। उनके जाने के थोड़ी देर बाद अर्चना का भाई भी उनके कमरे में आता है। वह अर्चना से कहता है, तुम्हें कैटरिंग वाले को एडवांस में कोई भी पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब वह सुबह में किसी के लिए भी नाश्ता नहीं बनाएगा। वह अर्चना से बहस करने लगता है। तब अर्चना अपने भाई को चुप कराने के लिए उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि
कि कल यह शादी नहीं हो पाएगी। अर्चना का भाई उससे कहता है कि उसे यह सच सबको बता देना चाहिए, लेकिन अर्चना उसे मना कर देती है और कहती है कि सबको सच बताने के लिए मेरे पास एक प्लान है, तब तक तुम खामोश रहना। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन अर्चना जगती रहती है। उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वह बाहर आती है तो देखती है कि वह बूढ़ा आदमी अभी भी वहाँ कुर्सियों पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा है। अर्चना उसे खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद वह बूढ़ा आदमी अर्चना को दुआएं देते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी अर्चना अनु को देखती है, जो कि अपने अंकल विष्णु के साथ वहाँ आई थी। विष्णु अर्चना से आकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कई बार मैंने स्कूल में आकर तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। मैं किसी भी हाल में शादी को रोकना चाहता हूँ। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो मुझे बता सकती हो। अर्चना उसे कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली जाती है। अगले दिन सब तैयार होकर अर्चना के घर आते हैं और एक साथ सब मैरिज हॉल तक पहुंच जाते हैं। मैरिज हॉल में सब लड़के वालों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। विष्णु इस शादी में डीजे होता है। तभी अर्चना उससे माइक मांगती है और मंच पर आकर सबको एक साथ बताती है कि अब यह शादी नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया है। मुझे कल रात ही इस बारे में पता चला, लेकिन मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं आप सबकी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एक पंडित जिसने मेरी और प्रकाश की कुंडली देखकर बताया था कि मेरी और प्रकाश के सारे गुण मिलते हैं। एक ब्रोकर जो मेरी शादी करवाने के लिए बड़ी मेहनत से रिश्ते ढूंढ रहा है और सभी को जल्द से जल्द मेरी शादी करवानी है। लेकिन अब से कोई भी मेरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करेगा। अब से मैं खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला करूँगी और हम यहाँ बिना किसी गम के उस शादी को एंजॉय करेंगे जो कभी हो ही नहीं सकती। सभी लोग अर्चना की बात मान जाते हैं और एक पार्टी की तरह उस शादी को एंजॉय करते हैं। अंजू अर्चना के भाई के पास आकर कहती है कि तुम टेंशन मत लेना, भले ही मेरी मम्मी मेरी शादी के लिए लड़का देख रही हैं, पर मैं अपनी पसंद के ही लड़के यानी कि तुमसे ही शादी करूँगी। इसके बाद विष्णु अर्चना के पास आता है और कहता है कि कल रात मैंने जो तुमसे कहा था उस प्रपोज़ल के बारे में क्या तुमने कुछ सोचा। अर्चना उससे कहती है कि मैं अभी पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कम से कम 1 साल लगेगा। उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। और आखिर में हम देखते हैं कि शादी को तोड़ने के लिए कुछ दिन पहले विष्णु ने एक मंदिर में कई सारे नारियल फोड़े थे और प्रार्थना की थी, और उसी मंदिर में प्रकाश की गर्लफ्रेंड ने भी प्रार्थना की थी और यही वजह थी कि दोनों की शादी टूट गई। इसके बाद यह